यानी लास्ट टाइम हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ था ना, ठीक है ना। उसके सारे एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। एक दो बातें पेंडिंग थी, उनको भी आज फाइनल करने जा रहा है। देखो फर्स्ट ऑर्डर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन चाहिए, बहुत काम आएगा। एक एक्सप्रेशन होता है प्रेजेंट कंसंट्रेशन निकालने का, इनिशियल अपॉन 2 to power n। एक अल्टीमेट फॉर्मूला है ये। यहाँ पे ए तो प्रेजेंट कंसंट्रेशन, वर्तमान सांद्रता जिसे कहता है प्रेजेंट कंसंट्रेशन। ये ए नॉट क्या होता है आपको पता ही है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको प्रारंभिक कहा जाता है, प्रारंभिक सांद्रता। ये जो एन है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्ध आयु की संख्या। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कहते हैं इसे, जिसे कहते हैं अर्ध आयु की संख्या। देखो पहले जरा फॉर्मूले की ना राउंड समझते हैं, इसके पीछे बेस के। लगता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में और कहीं नहीं लगेगा ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में और कहीं नहीं लगेगा। देखो और आप सब अटेंशन पे करा, देखो इसका रीजन समझ। सबको एक बात याद है, हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ थी ना, अर्ध आयु, ये इंडिपेंडेंट थी कंसेंट्रेशन की। अगर आपको ये बात याद हो, सांद्रता के ऊपर निर्भर भी करती थी। इसका मतलब ये है, इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको याद होगा, हाफ लाइफ निकालने का 0.693/k। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, जो कहीं भी इसमें कंसेंट्रेशन नहीं आती, इसमें सांद्रता कहीं आ ही नहीं रही। ये कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो हम कहते थे हाफ लाइफ कांस्टेंट। ये बात बोली जाती थी कि हाफ लाइफ यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देखो ऐसा पोटेंशियल पे, अब देखो मैं इसी का बेस बना के ये फॉर्मुला समझाता हूँ, ये फॉर्मुला कैसे यूज होगा, फिजिक्स से भी इसका बहुत यूज मिलेगा अगर सब अटेंशन पे करा। मान लीजिए हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, मतलब वन हाफ लाइफ, एक अर्ध आयु के बाद। तो जानता है ये कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, इसकी आधी, सही बात है, इसकी हाफ। इसकी हाफ चली गई, इसकी हाफ रह गई, एक हाफ लाइफ के बाद। समझ पा रहे हैं आप, भाई अर्ध आयु की परिभाषा ये होती है। हाफ लाइफ किसे कहते हैं, जिस समय में हाफ कंसंट्रेशन चली है, हाफ बच जाए, तो हाफ रह गई। तो दो हाफ लाइफ की बात करते हैं। अब देखिए सुनिएगा, ये क्या होगा, अब जो है ना ये चीज, इसका भी हाफ रह जाएगी, ये दो हाफ लाइफ के बाद होगा। इधर क्लियर यू, दो हाफ लाइफ, पहले ए नोट का आधा, फिर उसका भी आधा। तीन हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, इसका भी आधा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इसके पीछे एक रीजन है, हाफ लाइफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। पहले देखिए इस बात को सुनिएगा ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमारे टॉपिक का बेस अभी वो लिखे है ना, अभी बात पूरी हो गई। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, वो सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रही। हाफ लाइफ फिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बिल्कुल फिक्स होती है हाफ लाइफ। मान लो एक रिएक्शन की हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो हर बार हाफ लाइफ 5-5 मिनट चलती रहेगी उसकी। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, जीरो ऑर्डर में बार बार हाफ लाइफ बदलती है। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होता है, पहले इस बात को सुनो ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं, एक हाफ लाइफ के बाद आधा रह गया, दो हाफ लाइफ के बाद उसका फिर आधा रह गया, तीन के बाद उसका फिर आधा रह गया। अब आप एक मैथ समझना, देखो आप, अगर ये वन आया तो यहाँ 2 पावर 1 है, यहाँ 2 आया तो ये क्या बन गया, 2 पावर 2। थ्री आया तो क्या बन गया, 2 पावर 3। तो इससे एक इंडिकेशन मिला, आफ्टर एन हाफ लाइफ, अब हम एन हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, आफ्टर एन हाफ लाइफ पता क्या रह जाएगी, इनिशियल प्रेजेंट कंसंट्रेशन 2 to power n। वही ना, जैसे 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ऐसे 2 to power n। क्लियर कर रहे हो आप। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना प्रेजेंट कंसंट्रेशन निकालने का, इनिशियल अपॉन 2 पावर n। ये एक अल्टीमेट फॉर्मूला है प्रेजेंट कंसंट्रेशन निकालने का, वर्तमान सांद्रता निकालने का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एक तो फर्स्ट ऑर्डर में लगाना ही है, ये तो अंडरस्टूड है। ये तब लगाना जब एन है ना, एन जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ये ना होल नंबर में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होल नंबर समझते हो ना, एक पूर्ण संख्या, 2 4 6 8, ऐसे मतलब 1 2 3, ऐसे कोई होल नंबर। ये नहीं, ये फ्रैक्शन में है, ये पटा में नहीं होनी चाहिए। तब ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। और सबको रियलाइज हुआ। देखो सुन लो, हम लोग भी परसों का लेक्चर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारा चल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक बात पेंडिंग थी,
प्रेजेंट कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, इनिशियल अपॉन 2 पावर एन, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, अर्ध आयुओं की संख्या। और ये फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में लगता है, उसके पीछे लॉजिक मैंने आपको दे दिया, इसका लॉजिक ही है, इसका बेस ही है, सही बात है। चलिए इसको नोट कीजिएगा फटाफट, इसका फिजिक्स से बहुत यूज होता है, और थोड़ा बहुत देखो इस टॉपिक को ना फिजिक्स से भी लेके जाएंगे। ये प्रेजेंट कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान सांद्रता, लिखता सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। इस फॉर्मूले के अंदर ही कंडीशन है, ये कहीं और अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे अप्लाई होगा। और जब एन होल नंबर होना, तब इस फॉर्मूले को यूज करें, ज्यादा अच्छा रहता है। कोई भी 1 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर आ जाए, होल नंबर, कोई फ्रैक्शन में ना आए, कोई बटा में ना आए, कोई डेसिमल में ना आए, तो लगाइएगा इसको, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस कर ली, वो बहुत काम आएगी हमें। एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर हो गई आप लोगों से। चलिए अगले स्टेप पे आए। ये वाला फॉर्मूला है, देखो अल्टीमेट, बस ये लिखना है आपको फाइनली, इसको समझिए, इसको भी चाहे ना लिखिए, मेन चीज यही है आपके लिए। उम्मीद है सभी नोट कर लिया, ठीक है। तो इसको ड्रॉप कर रहा हूं मैं, लीजिए फिनिश हो गया, डन। अब देखो एक बात आपको और सिखाते हैं, बोलो मैं, देखो थोड़ा सा ना इस टॉपिक को फिजिक्स में लेके जाते हैं। फिजिक्स में एक टॉपिक आता है, उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ये फिजिक्स का पार्ट है, वेल नोन है, पहले कभी केमिस्ट्री में था, अब ये आउट हो गया। इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं रेडियो एक्टिव। आपको पता हुआ रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कोई मटेरियल आपने लिया, इस मटेरियल से स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ, स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। देखो ध्यान देना, अगर कोई भी चीज आपके पास है, और उसमें से अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, अपने आप, एमिशन का मतलब निकलना, क्या निकल रही है, अल्फा बीटा गामा रेज, इसे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की ये परिभाषा है, अभी नोट नहीं करना। स्पॉन्टेनियस एमिशन, आपको थोड़ा सा एक बात बताओ, कभी फिजिक्स से पढ़ाओ, ये न्यूक्लियर फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिनोमिना, ये नाभिकीय घटना है, नाभिकीय घटना। ये जो रेज निकलती है, नाभिक में से निकलती है, न्यूक्लियस में से, ये पूरे एटम में से नहीं निकलती। ये एटम की प्रॉब्लम नहीं है, मान लो हमारे पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, इस प्रकार से ध्यान देना, सब लोग बात ना करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोई हमने एक एटम का एक क्लासिकल स्ट्रक्चर बना दिया, सबको पता है न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो रेज इस वाले सेक्शन से आ रही है, ध्यान रखना। बाकी को कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर रहे हैं, रेज निकल रही है, तो यहां से निकल रही है, अल्फा बीटा गामा रेज। तभी तो कहते हैं इसको न्यूक्लियर फिनोमिना, नाभिकीय घटना है, सीधी सी बात है। अब सुनिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, देखो मैं लिखूंगा, बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ इट न्यूक्लियर डिके टेक्स प्लेस। अगर सोचो, आप दिमाग लगाओ एक मिनट के लिए, अगर उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसका क्या हो रहा है, उसका डिके हो रहा है, वो ना धीरे धीरे घट रहा है, सीधी सी बात है, उसका उसका लॉस हो रहा है, उसका डिके होने लग गया, डिके, डिके को अक्षय में बोलते हैं, डिके को अक्षय कहते हैं शायद हिंदी में। यहाँ से कुछ चीजें निकलती रहेंगी, तो उसका डिके हो ही रहा है। अब मैं फिर एक लाइन लिखूंगा, न्यूक्लियर डिके, ठीक है, न्यूक्लियर डिके हो रहा है, इज अ
फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। देखो जो आजकल आप पढ़ रहे हो ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना है। देखो देखो आप पढ़ेंगे तो इसको फिजिक्स में, लेकिन इसमें केमिस्ट्री लगेगी। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका मतलब ये होता है, देखो मैं एक बड़े नए पैटर्न से लिखूंगा। द रेट ऑफ डिके, अक्षय की दर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अगर आपने ध्यान से देखो, भी हमारी परसों क्लास में इसे क्या कहते थे, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करते थे ना, और यहाँ पावर वन लेते थे। यही बात फिजिक्स वाले ऐसे बोलेंगे, वो इसे कहते हैं रेट ऑफ डिके। इस एक्सप्रेशन का नाम होता है रेट ऑफ डिके, है ना, रेट ऑफ डिके। ये डिके हो रहा है ना, उसका जो डिके होने का रेट है, दर है उसकी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एन क्या है, हम यहाँ पे कहते हैं ना प्रेजेंट कंसेंट्रेशन, वो कहते हैं प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वर्तमान में नाभिकों की संख्या। प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वर्तमान में नाभिकों की संख्या। और यहाँ पावर वन आती है, वन क्यों आ रही है पावर वन, क्योंकि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फिजिक्स समझो आप, ये टॉपिक केमिस्ट्री का, यही फिजिक्स में चला जाएगा, बस वहां पे वर्ड्स बदल जाएंगे। जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं, वो रेट ऑफ डीके कहते हैं। कोई बात नहीं, हम प्रेजेंट कंसेंट्रेशन कहते हैं, वो प्रेजेंट नंबर न्यूक्लियाई कहते हैं। पावर हमने भी वन लगानी है, वो भी वन लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सुनो एक और बात, इसको हटाने के बाद वेल नोन हम कांस्टेंट लगाते हैं। हम कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं, के या फिर के को हम लोग रेट कांस्टेंट, वो भी इसको हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट नाम डिफरेंट रखते हैं। वो यहाँ पे लैम्डा लगाते हैं। देखो लैम्डा लगा दिया, माइनस जी एन बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा लगा दिया, लैम्डा एन कह दो आप। इस लैम्डा को बोलते हैं वो लोग डिके कांस्टेंट, अक्षय नितांक ऐसे कुछ वर्ड होता होगा, जिसको डिके कांस्टेंट कहते हैं वो लोग। देखो सिर्फ वर्ड्स बदल रहे हैं, मीनिंग वही है सब बातों का। फर्क इतना सा है कि ये कंसेंट्रेशन है, ये प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। ये हमारा रेट कांस्टेंट है, वो कह रहे हैं इसको डिके कांस्टेंट। हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो कह रहे हैं रेट ऑफ डिके। ये लो कुछ भी नहीं, बाकी सब डिस्कशंस वही। ठीक है ना, बड़ो यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो हम फिजिक्स में भी जाते जा रहे हैं। एक बात एक और समझना बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो एक मिनट, जैसे हमारा जब परसों क्लास हुई थी, परसों का लेक्चर हुआ ना, मैंने आपको ना इस तरह के देखो बहुत सारे केसेस बताए थे। जैसे आपको याद हो परसों का लेक्चर आप देख भी सकते हो नोट्स में, कुछ ग्राफ बनवाए थे मैंने आपको। जैसे एक ग्राफ था, मेरे को याद आ रहा है, ए वर्सेस टी, आप देख लो नोट्स में। आज मैं एन वर्सेस टी बना रहा हूँ, बता सकते हो बिना देखे ए वर्सेस टी कैसा ग्राफ था। नोट्स स्ट्रेट लाइन, नोट्स में देख सकते हो, इसमें ये वाला ग्राफ बना था, एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ, अगर आपको याद हो। क्योंकि परसों के लेक्चर में ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, ए इज टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी, याद है आपको। तो एओटी में ऐसे ग्राफ था, आज मैंने एनओटी में ऐसा ग्राफ बना दिया। बिल्कुल वही सेम स्टोरी है, आप नोट्स में देख सकते हो, चाहे मर्जी है। एक मैंने परसों ग्राफ ऐसे बनाया था, लॉग ए वर्सेस टी, आज मैं लॉग एन वर्सेस टी बना सकता हूँ। ये आया था स्ट्रेट लाइन, नो डाउट ये स्ट्रेट लाइन थी विद नेगेटिव स्लोप, अगर आपको याद हो। ये सब आप नोट्स पे देख सकते हैं। देखो यही तो कंपटीशन होता है, हमें सारी बातें पता हो। देखो सबसे मेन बात है, फिजिक्स में भी हेल्प मिल रही है, ये टॉपिक तो फिजिक्स का भी है। तो आप जब फिजिक्स की बुक से भी डाउट लेके आओगे तो मैं ले लूंगा, वो सारे न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा अगर आपसे नहीं होंगे, लेकिन रेडियो एक्टिविटी वाले। ठीक है ना, ये चीजें हमारी थोड़ी सी ऐड हो गई। कॉपी करना कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा प्लीज बात किसी को नहीं करनी है, नोट करिए, नेसेसरी बोलिए मत। ठीक है, इसको न्यूक्लियर डिके कहते हैं, नाभिकीय क्षय। सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना होता है, प्रथम कोटि के भी। वही परसों वाले लेक्चर है सारे के सारे, बस सिंबल्स बदले हैं। जहाँ पे कभी ए लगाया वहां पे एल लगा दिया, कुछ नहीं, दो तीन लाइन लिख के सबसे मेन बात है मेंशन करिए, और फास्ट लिखिएगा। आपको बार बार कहते हैं आप ना प्रॉब्लम करने पे ज्यादा फोकस करिए। लिखना नोट्स बनाना ठीक है, होता है अपनी मेमोरी के लिए, नोट्स तो बहुत बने हुए हैं हमारे पास। सबसे मेन बात है हम क्वेश्चन की फॉर्म में लानी चीजों को ना, चैप्टर को फिनिश करना, सिलेबस फिनिश करना आसान होगा। और आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितना मर्जी लिखते रहिए तो खत्म हो जाएगा। तो अभी आप 1 घंटे के बाद ही भूल जाएंगे सारी बातें।
तो आप इसको फिजिक्स की बुक से भी कर सकते हैं, वहां से भी डाउट लेके आ सकते हैं, कोई कॉलम होगी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। और ये क्या सबको उम्मीद है क्लियर हो गया? मेन बातों को लिखिएगा, देखिए ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, सब चीजें हो चुकी हैं परसों। आप डाउट की फॉर्म में लाएंगे, मैं समझा दूंगा चीजों को, कोई दिक्कत आएगी। देखो मुझे बस एक बात और ऐड करनी है इस थोड़ा पॉइंट पार्ट में, जरूर इसको, देखो छोटा एक डिस्कशन और करना है। जैसे हम कहते हैं ना -dn/dt, क्या कहते हैं इसको? रेट ऑफ, बोला करो तभी आता है समझ, जहां बोलना है वहां बोलना चाहिए। रेट ऑफ डिके, एक दो बार बोलेंगे आपको भी याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? एन लैम्डा। एन क्या है? व्हाट इज एन? प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वर्तमान में नाभिकों की संख्या। और लैम्डा क्या है? डीके कॉन्स्ट। इतनी बात आई समझ? देखिए अब सुनिएगा, फिजिक्स वाले क्या करते हैं, देखो इसके लिए ना बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं ये लोग। इसका एक तो नाम है रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके, अक्षय की दर। पता है इसे वो क्या कहते हैं? किसी को एक्टिविटी कहते हैं, बोलिए। वो उसको एक्टिविटी भी कहते हैं। एक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं सक्रियता। आप फिजिक्स की बुक से न्यूमेरिकल करोगे, उसमें एक्टिविटी निकालने के लिए बोलेंगे। तो एक्टिविटी निकालने का मतलब रेट ऑफ डिके ही है इनडायरेक्टली। और एक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे वही बन गया, एन लैम्डा। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक और नाम है इसी का, इसी का एक नाम और है, इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड, ये वर्ड कहां से आ गया? पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड। क्वेश्चन पता होगा, एक मिनट। अल्फा रेज होती है ना, अल्फा रेज, इसको हिंदी में अल्फा किरणें कहते हैं। अल्फा रेज किससे मिलकर बनी होती है? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कणों के मिलने से बनी होती है। बीटा रेज किससे मिलकर बनी होती है? बीटा पार्टिकल्स, बीटा कणों के मिलने से बनी होती है। तो कितने पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं एक सेकंड में? क्योंकि रेज निकलने का मतलब पार्टिकल्स एमिट होना है। तो इसके तीन नाम है, देखो आप, तीन नाम है देखो। न्यूमेरिकल में कैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। वो कुछ भी निकालने के लिए बोले, तीनों का मतलब एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, एन लैम्डा। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लैम्डा यहाँ पे डिके कॉस्ट है। तो नोट करें इसको, तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो ये सारी फिजिक्स है। वो बोला ना आप पेपर निकालो फिजिक्स का, वहां से भी क्वेश्चन लाओ। तो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट थोड़ा सा हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। तो इसमें कोई डाउट ना हो, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन हो लेके आना। चलिए होपफुली सबको क्लियर हो गया।
दोनों बार आपकी कॉपी तो वही सब जगह है, तो क्या करेंगे? हाँ ऐसे अभी भी कहीं जगह पैसे लगता है। मुझे आज उन्होंने तो बहुत अच्छी बात है। ये सोफा तो दैट शुड बी, कोई इसमें डाउट ना हो। तो तीन नाम होते हैं देखो इसके, रेट ऑफ डिके, एक्टिविटी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकंड। ठीक है, ये फिनिश हुआ हमारा। आप डाउट लेकर आइए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसको भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। दैट्स फाइनल। नेक्स्ट हेडिंग नाउ। अब देखो हमारा ऑर्डर का सारा डिस्कशन पूरा हो गया। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, दो ही मेन होते हैं। और सेकंड ऑर्डर का डाउट होगा तो उसको भी देखेंगे, लेकिन मेनली यही है। आप इन दो पे फोकस करिए, आपके सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसका, हमारा एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, उसको बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। इसको हिंदी में आणविकता बोलते हैं। मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। नोट करिए आर्टिकल में, मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। हिंदी नाम होता है इसका अभिक्रिया की आणविकता। नोट कीजिएगा, इसको हिंदी में आणविकता बोलते हैं। इसके बारे में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है, बहुत चीजें गलत सिखा दी जाती है। अब जरा ध्यान देना, मोलिकुलैरिटी किसको बोलते हैं? हिंदी नाम होता है आणविकता। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त। देखो सब अटेंशन पे करें, मोलिकुलैरिटी किसे कहते हैं? देखो मोलिकुलैरिटी का मतलब ना सीधा सीधा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स से है। इसका संबंध जो है वो अणुओं से है, अणुओं की संख्या से। नोट मत करिए। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपने इस तरह से करा, आपको थोड़ा सा पता होगा एक रिएक्शन किस तरह से होती है। जैसे यहाँ पे ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं। पता सही बात क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का एक मोलिक्यूल और बी का एक मोलिक्यूल, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में कोलिजन कर रहे हैं। देखो आज हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं। अब आगे पूरे चैप्टर में इसी का यूज हो, कोलिजन। कोलिजन जानते हैं, टक्कर मार रहे हैं, ये टकरा रहे हैं आपस में। इनके टकराने से सी बन रहा है। देखो सुनिएगा ध्यान से, आज एक नया वर्ड आ रहा है। काइनेटिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई रिएक्शन प्ले करती है ना, उसके लिए मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलिजन करना पड़ता है। कोलिजन टक्कर मारनी होती है। जब तक कोलिजन नहीं करेंगे सी नहीं बनेगा। जैसे आप सब नीट एस्पिरेंट है, तो नीट ऐसे क्रैक नहीं होगा कि आपने बस क्लास स्टडी कर ली, एलिमेंट्री घर जाके सो गए, ऐसे नहीं। बहुत मेहनत के साथ, कहता नीट कंपटीशन के साथ पूरी तरह से टिक्कर मारनी पड़ेगी। टिक्कर का मतलब यहाँ पे पूरा इन्वॉल्वमेंट है। पढ़ना भी होगा, बहुत कॉशियस भी रहना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में क्या आ रहा है, आज कंपटीशन का ट्रेंड क्या है, उसके साथ रहिए। दिन रात उसी के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। हम ये नहीं कह रहे तब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा ना उसमें आप कितने ऑनेस्ट हैं। तो जैसे आपको नीट के लिए पागल होना पड़ेगा, एग्जैक्टली। जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन नहीं करेंगे ना, सी नहीं बनेगा। आप कभी देखिए जितने लोग भी सिलेक्ट हुए ना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन है, आप उनसे पूछ के देखिएगा, बोलेगा कि कितनी मेहनत करी हमें पता है। तो वही आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, तभी रिजल्ट आएंगे। कह रहे नहीं हाउ ए और बी के मॉलिक्यूल्स ने कोलिजन करके सी बनाया। अब एक सवाल है, कोलिजन करने से होता क्या? देखो थोड़ी फिजिक्स सोचनी होगी। ये ए का एक मॉलिक्यूल है, इसको बी का मॉलिक्यूल मान लेते हैं। देखो अब फिजिक्स लगानी है आपको। इन दोनों के बीच में टक्कर हो गई, टक्कर, सिंपल कोलिजन। अगर दो चीजें आपस में टकराएं, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्या देखिए सब लोग, दो चीजें आपस में टकराती है, दो व्हीकल टकरा गए, एक बाइक इधर से आ रही है और एक कार वाला आ गया, दोनों की आपस में टक्कर हो। तो थोड़ी फिजिक्स बताओ, जब टक्कर होती है तो क्या होता है? एक मिनट, क्या डीफॉर्मेशन हो जाता है? डीफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताइए। एनर्जी के टर्म्स में बताइए। एक बहुत तेज बाइक आ रही है और एक बहुत तेज कार आ रही है ना, और दोनों की पेट्रोल चार्ज यहाँ पे टक्कर होगी। एनर्जी की बात करिए, पीछे मत बोलिए कोई बच्चा, ध्यान रखिए। बोलिए इसका कहना है। अभी मैडम इतना कहना सफिशियंट नहीं है, एनर्जी उनके पास ऑलरेडी थी। चलिए और कोई किसी का व्यू। दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, टकराने से क्या होता है, टक्कर लगने से क्या होता है? अभी थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, हीट बनेगी, वट एवर सब होता ही है। लेकिन सुनिए,
इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, चल रहा था ना ये, बहुत स्पीड से आ रहा था, इसके पास भी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी। जब ये टकराए ना, टकराने से क्या हुआ, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, पोटेंशियल बन गई। अगर आप सोचो एक मोमेंट के लिए, जब वो टकराएंगे यहाँ पे, यहाँ टक्कर हुई है, स्पोर्ट पे टक्कर हुई, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। इतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी उस टाइम, तो दोनों इतनी स्पीड से आ रहे थे कि वो क्या करेगी, इन दोनों के इन दोनों दोनों के पुराने बॉन्ड्स तोड़ देगी। क्या करेगी, पुराने बॉन्ड्स तोड़ देगी। ए के बॉन्ड टूट गए, बी के बॉन्ड टूट गए, बॉन्ड टूट जाएंगे इनके, ए भी खत्म हो गया, बी भी खत्म, पर नए बॉन्ड बन जाएंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट। सोच के देखो ना, अगर एक कार और एक बाइक की टक्कर होगी तो क्या होगा, बाइक की पूरी शेप बिगड़ गई, बाइक की पूरी बॉडी खराब होगी, कार वाले को बहुत नुकसान होगा, उसकी बॉडी भी पूरी खराब होगी। क्यों, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। उसके बाद उनकी नई शेप बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब ए और बी आपस में टकरा रहे हैं, उनकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी बनी, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इसके पुराने बॉन्ड तोड़ देगी, इसके पुराने बॉन्ड तोड़ देगी और नए बॉन्ड क्रिएट कर देगी। तभी तो एक नई चीज बन के सामने आती है, देखो, तभी तो एक नया सब्सटेंस बनता है। वो जो आप कह रहे हो ऐसा होता है, कुछ एनर्जी हीट बन जाती है। कभी देखा होगा आपने ऐसे फिनोमिना की, कार की टक्कर हुई और कार में आग लग गई, वो आग लगने के पीछे रीजन ये होता है, बहुत सारी हीट बन जाती है। वो जो उसका जो ऑयल टैंक था, वहां तक हीट पहुंची, उसमें आग लग गई, तो वो एक अलग चीज हो गई। हम तो यहाँ पे सिंपल सी बात डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अगर मॉलिक्यूल्स कोलिजन नहीं करेंगे, टक्कर नहीं मारेंगे, सी बन ही नहीं सकता। तो आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलिजन, आगे से ये चलेगा। तो केमिस्ट्री कहती है कि रिएक्शन के होने के लिए कोलिजन जरूरी है। ठीक है, कोलिजन जरूरी है। अब इस वर्ड को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। अब मैं आपको सिखाता हूँ मोलिकुलरिटी क्या होती है, आणविकता किसे कहते हैं। आणविकता की डेफिनेशन क्या है, देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल, मतलब अणुओं की संख्या का योग, कोलाइडिंग, जो क्या कर रहे हैं आपस में, कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली फॉर अ केमिकल चेंज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। देखो, ये आणविकता की परिभाषा होती है, इसको मोलिकुलरिटी बोलते हैं, कि कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन कर रहे हैं फॉर अ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखना पड़ता है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कितने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक साथ। अब जैसे यहाँ पे ए और बी की टक्कर हो रही है, तो ए का एक मॉलिक्यूल और बी का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल टक्कर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मोलिकुलरिटी कितनी आ गई, टू बोल दिया हमने। हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसे हो रही होती। अब इसमें क्या हो रहा है, ए के दो मॉलिक्यूल और बी का एक मॉलिक्यूल, और एक तीन मिलकर आपस में टक्कर कर रहे हैं, मोलिकुलरिटी हम थ्री कह देते हैं। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इनको जोड़ना होता है और कुछ नहीं करना होता। वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आती है, कि मैंने अगर आपसे कह दिया एक रिएक्शन की हो रही है, जरा इसकी मोलिकुलरिटी बताओ, तो कितनी कहेंगे हम। अगर हम यहाँ पे टू कह रहे हैं, यहाँ पे थ्री कह रहे हैं, तो यहाँ पे फाइव हो गई। लेकिन अभी परेशानी है, फाइव मोलिकुलरिटी होती नहीं कभी भी। देखो, सी है प्रॉब्लम, फाइव क्या तो दिया हमने कि फाइव मोलिकुलरिटी होती है। अब ये डिस्कशन का मैटर बनेगा, वाई मोलिकुलरिटी की वैल्यू तीन से ऊपर होती नहीं है। आप कह देंगे बस बाई मोलिकुलर, टू मोलिकुलर, तीन से ऊपर मानी नहीं करती, राउंड ही नहीं करेंगे हम। एक रेयर केस में फोर है, रेयर केस में हम थ्री से ऊपर मना कर देंगे साफ से, क्योंकि राउंड नहीं करेंगे। अब ये डिस्कशन का मैटर बनेगा, वाई आपने इतनी हाई वैल्यू क्यों नहीं मानी। हाँ, तो मान ली आपने वन प्लस टू, यहाँ मान ली टू प्लस वन थ्री, तो वहां टू प्लस थ्री फाइव क्यों नहीं मानी, या तीन से ऊपर क्यों नहीं मानते, अब इसको डिस्कस करेंगे। तो आप रिलैक्स हो गए बिल्कुल, ये डेफिनेशन लिखो पहले सब, लिखो परिभाषा क्या है।
मैंने विजिट कर लिया, सबने कॉपी कर लिया, कोई इशू नहीं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, इसकी 2 हाईलाइट कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको मोर देन नोट नोट इक्वल टू 5 करा, ये मोर देन 3 है। अब एक लाइन लिख लीजिए, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखो, देखो हायर वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी, हायर वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। हायर वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट अलाउड भी कर दूंगा, लाइक हायर वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल या इज नॉट अलाउड। अब सवाल है क्यों? अगर 1+1 2, 2+1 3, तो 2+3 5 क्यों नहीं एक्सेप्ट, क्यों नहीं किया केमिस्ट्री में? अब आपको ये सिखाता हूँ भाई, जरा देखो, सब अटेंशन पे करना। अब देखो, इसके लिए ना ये वर्ड है ना साइमल्टेनियसली, इसको समझना पड़ेगा। ये साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? हम इसको ऐसे कह सकते हैं हिंदी में, एक साथ, एक साथ जो टक्कर लगी है, मतलब ध्यान देना चाहिए। लेकिन छोटा ऐसे ना एक थोड़ी से बनाते हैं, इससे कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए, मान लो आप में से एक स्टूडेंट है, तो सुनिएगा, आपका एम है कि उसको भाई नीट क्रैक करना है। देखो, नीट क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नो डाउट डेडिकेशन चाहिए। मेहनत तो होती है, लेकिन एक मैंने कहा ना, दिन रात इसी के बारे में सोचता, आपके माइंड में कुछ और बात आ ही नहीं सकती। आप पूरा नीट पे फोकस करिए, नो डाउट आपका सिलेक्शन 1 साल में क्रैक कर देंगे। अब किसी के माइंड में आता है कि मैं नीट भी क्रैक करूं और साथ में बीएससी भी करूं। कई लोग होते हैं, पहले भी उन्हें बीएससी में एडमिशन ले लिया। अब ये बड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल ये भी नहीं है, लेकिन मुश्किल पड़ता है। उसको नीट की प्रिपरेशन भी करनी, बीएससी का अपना सिलेबस है, बीएससी का अपना एग्जाम पैटर्न है, कभी प्रैक्टिकल आ गया, कभी कुछ आ गया। देखो, एनर्जी डिवाइड तो होती है। अब ये पूरी तरीके से नीट के बारे में सोच ही नहीं सकता, कुछ एनर्जी उसकी यहाँ पे डिवाइड हो रही है। इम्पॉसिबल अभी भी नहीं है, मेहनत से होता है। वो चाहे तो अभी भी सेलेक्ट हो सकता है, बीएससी में अच्छे मार्क्स आ सकता है। थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब एक और बच्चा है, वो नीट की प्रिपरेशन भी सोच रहा है मैं करूँ, और ठीक है, वो बीएससी में है, मान लो उसको म्यूजिक का शौक है, वो म्यूजिक भी सीख रहा है। अब देखो, 2 घंटे 3 घंटे म्यूजिक के अंदर भी लगाता है, प्रैक्टिस भी करता है, सारा टाइम देखो डिवाइड हो। वो नीट पे कहाँ फोकस कर पा रहा है? उसको बीएससी भी सोचनी है, उसको म्यूजिक भी सोचना है। हो सकता है आप में से कोई हेल्थ को लेके बहुत कॉशियस हो, जिम भी जाता हो, या मुझे 1 घंटा जिम को भी देना है। कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके रहते हैं, कोशिश अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर आप जिम भी जाएंगे तो नेचुरल थकेंगे भाई, नींद आएगी, 1-2 घंटे जिम को भी चाहिए। अभी महसूस करा, जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं ना, उसने बहुत सारे काम शुरू कर दिए, लेकिन हर एक में सक्सेस के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम। अगर आप जिम में भी एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको बार बार दिमाग में नीट का आएगा, आज नीट की तैयारी करनी है, आप पढ़ ले। नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको नींद आ रही है, कॉलेज जा रहे हैं तो फिर आपके माइंड में कुछ आ रहा है, मतलब आपकी ना एनर्जी डिवाइड होती जा रही है। अगर एक आदमी एक काम करेगा तो बहुत अच्छे से कर ले, दो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, 3 और भी मुश्किल, 4 और भी मुश्किल, अभी कोई और काम भी शुरू कर दे तो उसको और दिक्कत आने वाली। आपने देखा, ऐसे केस में रिजल्ट आने के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम आते जा रहे हैं। हाँ, अगर वो अलग अलग सालों में कर ले, तो इस बार नीट की तैयारी कर ले, जब सिलेक्ट हुआ हो गया उसके बाद म्यूजिक सीखना को मना कर रहा है, जिम ज्वाइन करना, मेडिकल कॉलेज में जिम होते हैं, वहां जिम कर लेना। कम से कम अभी तो एक बार सिलेक्शन के बारे में तो सोचे। देखो, मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया, जब बहुत सारे काम एक साथ स्टार्ट होते हैं ना, तो हर एक में रिजल्ट नहीं आता, सक्सेस ही नहीं मिलती। नीट का एग्जाम दिया, लाखों में रैंक आ रही है। बीएससी का एग्जाम दिया, लगा 50% मार्क्स रह गए। म्यूजिक के अंदर भी बहुत अच्छी हमारी कमांड नहीं बन पाई, जिम कभी गए कभी नहीं गए, तो चारों में देखो रिजल्ट बेकार आने लगे, क्योंकि बहुत सारे काम इकट्ठे छूट गए थे। और हमारे इस टॉपिक की कंडीशन क्या है, हमें क्या करना है? साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल ने आपस में कोलिजन दिया, एक बात पक्की है, इतने सारे मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे कोलिजन कर ही नहीं सकते। ये कोलिजन ना अलग अलग स्टेप पे हुए होंगे, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल अगर कोलिजन करेंगे ना, तो देखो वर्ड बोल रहा हूं मैं, वो कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होंगे। इसको बोलते हैं फ्रूटफुल, ये फ्रूटफुल सिचुएशन नहीं है। ये फ्रूटफुल हो सकती है, आप नीट क्रैक कर रहे हैं, आप बीएससी भी कर रहे हैं, लेकिन जब इतने सारे काम शुरू हो गए तो वो कंडीशन फ्रूटफुल नहीं होती। तो यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलिजन किया होगा ना, तो हम ये मान के चलेंगे ये सी एकदम बना ही नहीं होगा। ये कोलिजन अलग अलग स्टेप में हुए होंगे, कुछ पहले पहले स्टेप पे हो गए, कुछ दूसरे में हो गए, कुछ तीसरे में हो गए, ऐसे करके सी बना हुआ। और हमारी कंडीशन क्या है? हमें क्या गिनना है? साइमल्टेनियसली, एक साथ गिनना है, एक साथ। इसलिए केमिस्ट्री बोलती है ऐसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी निकलेगी। ये रिएक्शन एक बार में हुई नहीं होगी, पक्की बात है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स ने एक साथ कोलिजन नहीं किया, हो ही नहीं सकता। अगर एक साथ कोलिजन होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, एक कोलिजन होगा।
तो आप सुन लो भी, बाद में कॉपी करना, इसलिए इतनी हाई वैल्यू नहीं मानी जाती कि ये कोलिजन एक साथ नहीं हुए, और हमारी डेफिनेशन में कंडीशन है एक साथ कोलिजन गिनने। तो अगर कोई बोले ना ऐसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी निकाल के दिखाओ, तो आप मना कर देना, फॉर सच केमिकल रिएक्शन मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि इतने सारे कोलिजन की बात नहीं हो रही है। वो कोलिजन एक बार में नहीं हुए होंगे, ये एक बार में हुए होंगे, ये भी एक बार में हो गए होंगे, तो ये एक इशू है। तो आपने इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट लिखिए। देखो मैं अब इसको सेंटेंस को पूरा कर देता हूँ। मैंने बोला था अभी, द हाई वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज, अब इसका रीजन लिखिए, बिकॉज मैनी बॉडी कोलिजन्स, एक सिंपल स्टेटमेंट ये भी है, मैनी, मैनी जानते हो बहुत सारे, मैनी बॉडी कोलिजन्स कैन नॉट बी, कैन नॉट बी फ्रूटफुल, कैन नॉट बी फ्रूटफुल, कैन नॉट बी, कुछ भी कह सकते हो आप। इसको सोचो एक मिनट के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, अगर आपने लाइफ में बहुत सारे काम इकट्ठे शुरू किए ना, किसी के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगी। आज की जो लाइफ का ये है कि एक चीज को पकड़ लो और उसके अंदर मेहनत करो, बस उसी के अंदर हार्ड वर्क करो। अभी तो आपके सामने लाइफ बस नीट एम होना चाहिए, लेकिन डेडिकेशन, टाइम पास नहीं किया, ठीक है टाइम के लिए, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, उससे फिर फायदा नहीं होता, फिर तो 10 साल भी तैयारी को तब भी नहीं होता। तो थोड़ा सा ये चाहिए, देखो ये वर्ड कितना काम का था, इसीलिए हमने इतनी हाई वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करी। एक बात लिख लो आप, चाहे इन द अबव रिएक्शन, in the above reaction it is sure that, in the above reaction it is sure that these collision will not take place in one step. It is sure that these collisions will not take place in one step. These collisions will not take place in one step. These collisions will not take place in one step. I think clear? एक बार में हुए नहीं होंगे, ये एक इशू है बस, सब सोचना होगा, वहां देखो टाइम देने की बात है। बस फाइनल अपनी साइड से पूरा हुआ। अगला हेडिंग है, छोटी का डिस्कशन था, डिफरेंसेस बिटवीन, नोट करिए अगला हेडिंग, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। एक अभिक्रिया की आणविकता और उसकी कोटि में क्या अंतर होता है, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। देखो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस बताते हैं, एक रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और एक रिएक्शन के ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है। चलो पे अटेंशन ऑफ, देखो मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी देखा नहीं आपने, रिएक्शन की मोलिकुलरिटी निकाली, कुछ करा, कुछ भी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करा, रिएक्शन देख के मोलिकुलरिटी निकाल दी। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि इसकी मोलिकुलरिटी बताओ, तो मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बोलूंगा 1+1 2, ऐसे कहकर सीधा आंसर निकाल दूंगा। लेकिन ऑर्डर को निकालने में तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। मैंने आपको पिछली बार बोला था, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे आप एक डॉक्टर है, एक मिनट ध्यान दें, किसी को फीवर है, तो आप उसको टच करके कह दोगे तुम्हें फीवर है। अब किसी को कैंसर है, कैंसर का नहीं ऐसे पता लगता, कैंसर के लिए टेस्ट करवाने पड़ेंगे आपको, बहुत हाई लेवल के टेस्ट, तब जाके आप उसकी रिपोर्ट स्टडी करके बोलोगे तुम्हें कैंसर है। तो जैसे कैंसर को पता लगाने में एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ऐसे ही यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी से नहीं निकलता। दूसरी बात, मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या होती है, होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज का होल नंबर का मतलब यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पे कोई मैथ्स वाले होल नंबर की बात नहीं कर रहे। हम बोलेंगे वैसे पूर्णांक है, होल नंबर का मतलब जैसे 1 2 3 इस तरह का, ये होल नंबर का मतलब है, जीरो से मत स्टार्ट करना, वैसे मैथ्स में होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऑर्डर की क्या खास बात है, जीरो भी सकता है, ऑर्डर जीरो भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, में भी होता है, 1/2 1/3 नेगेटिव भी होता है, होल नंबर भी होता है। देखो देखो ये सब वैल्यूज है इसकी। तो ऑर्डर के अंदर बहुत सारी वैल्यू है, यहाँ पे हमेशा 1 2 3 इस तरह के आपको मिलेंगे। बोलो क्लियर हो गया ना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हमने सीखी है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, नेगेटिव ऑर्डर भी होता है। तो ये डिफरेंस नोट कर लो फटाफट, लिख लीजिए इसको, एक थ्योरी का डिस्कशन।
वेरी इजी, ठीक है। ये फिर इससे हमारा पूरा हो गया। अगला आर्टिकल है, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। और जो ये हम टाइप स्टडी करेंगे ना, इसका बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है, कितने पदों में हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। उसके नंबर ऑफ स्टेप गिन के हम टाइप ऑफ रिएक्शन का पता लगाएंगे, ठीक है। अभिक्रियाओं के प्रकार का पता लगाएंगे, लेकिन स्टेप्स गिन के। चलिए, अब जरा रुक जाइए 1 मिनट के लिए। देखो, दो तरह की रिएक्शन होती है अगर हम केमिस्ट्री में स्टेप्स की बात करें तो। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में होती है। अभी नोट मत करिएगा प्लीज। पहली बात तो वन स्टेप प्रोसेस को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिक के अंदर ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। जैसे आपको याद होगा, आपकी सिलेबस में रिएक्शन थी क्लास 12 में SN2। अगर आपको याद हो, वन स्टेप रिएक्शन होती थी, एक स्टेप पे होने वाली। E2, ये भी वन स्टेप पे होने वाली होती है। ये सब आपके सिलेबस में, ऑर्गेनिक में आप सीखोगे। ये एक स्टेप में पूरी हो जाती है। देखो, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब ना अपने पास एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं ऐसी, हाइपोथेटिकल ले लेते हैं। ये मैंने रिएक्शन अपने पास से मान ली, ठीक है। ये वन स्टेप प्रोसेस है। देखो, अब किसी ने एक सवाल पूछा। देखो, अब सोच के बताना प्लीज मुझे। ये रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो गई, ठीक है। हमने माना अपने पास से एक स्टेप में पूरी हो गई। तो रेट किस स्टेप पे डिपेंड करेगा? पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो गई, तो रेट किस स्टेप पे डिपेंड करेगी? अंडरस्टूड है? उसी स्टेप पे करेगा जब एक स्टेप पे पूरी हुई। एक स्टेप पे तो कोई चॉइस का मतलब ही है ना कि हम कह रहे हैं कि स्लो पे करेगा, फास्ट पे करेगा, कुछ नहीं कहना। एक स्टेप पे तो उसी स्टेप पे तो करेगा। देखो, सीधी सी बात। रेट इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा और दोनों की कंसेंट्रेशन यहाँ पे आएगी। ए भी यहाँ आएगा और बी भी यहाँ आएगा। देखो, साफ साफ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये कॉफिशिएंट क्या बन जाया करेगा? ये पावर बन जाएगा। देखो सुन लो, जब काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ था ना, एक दिन लेक्चर हुआ था हमारे इस बात के ऊपर कि कभी कभी ये जो कॉफिशिएंट है, ये इस पावर के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस केस में पक्का होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन वाले केस में 100% होगा। आप ध्यान से देखो, कॉफिशिएंट पावर के इक्वल है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, बताओ इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? 2। जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई, तो हमें ये सम करने का राइट है, अभी डिसाइड हुआ था। और ऑर्डर कितना है? वही मैटर चांस 2 ही है। तो मोलिकुलरिटी सेम एज ऑन। देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। लेकिन किन के लिए? किन के लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सबके लिए नहीं। मोलिकुलरिटी सेम एज ऑर्डर। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। बोलो, सबको आ रहा है समझ? ठीक है, अभी को लिखेगा नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात और होती है। तो अभी कुछ दिन पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा था। पता लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा था? देखो, the law of mass action is strictly is strictly applicable for, क्या कहना चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो, ये एक नया पॉइंट है आपके लिए। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ना, द्रव्य का अनुपाती नियम, सही मायने में किन के लिए होता है? ये होता ही एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि वो ये कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन वाले कि कॉफिशिएंट पावर के इक्वल होगा। अब कॉफिशिएंट ऑफ पावर तभी सेम है जब एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसीलिए इस सेंटेंस को मैंने लिखा। बोलो, क्लियर हुआ सब बच्चों को? देखो, बहुत काम की बात है, इसको समझो आराम से। देखिए, नीट क्रैक का ना सच में बहुत डेडिकेट होना पड़ता है, जान लगानी है, ठीक है। इतना आसान नहीं है। कोई भी कंपटीशन निकाल लीजिए, ये तो नीट तो कुछ भी नहीं, तो फिर भी बहुत ऊपर हो गया। आज ये है, बहुत मेहनत चाहिए। टाइम पास नहीं, बाकी तो जितने लोग तैयारी करते हैं उसमें सीरियस बहुत कम लोग होते हैं।
ये सो फार एग्री सब लोग? ऑर्गेनिक में सीखेंगे आप SN2 रिएक्शन, टू रिएक्शन है, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको वहाँ मिलेगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कैसे रिएक्शन वन स्टेप पे होती है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, बात करें, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नेक्स्ट स्टडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, हिंदी में कहते हैं जटिल अभिक्रियाएं। देखो ये ना, ये चैप्टर ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में इसलिए करवाने के पीछे पर्पस यही था कि आपको ऑर्गेनिक के अंदर ये बातें बहुत काम आने वाली, वहां पे बहुत बोला जाएगा इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है, इसको ऑर्डर है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, हिंदी नाम होता है जटिल अभिक्रिया, जटिल। चलिए फोकस प्लीज, देखो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? सपोज करो ऐसे ही अपने पास से एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। देखो मेरे ना, वैसे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा प्रॉपर, चलो क्या आप पहले एक मिनट की डेफिनेशन देख लो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। डन। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है SN1, ऑर्गेनिक में आएगा E1, और भी बहुत सारी रिएक्शंस है। ओके, जो मल्टी स्टेप होती है, बहुत सारे स्टेप्स होने वाले, वहां पे रियलाइज करवा देंगे जब ऑर्डरिंग वगैरह में कभी हुआ डिस्कशन तो। खैर ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आती है। अब ऐसी ना, मैंने अपने पास से एग्जांपल एज्यूम कर लिया, हाइपोथेटिकल केस तरीका, लो आपको मैं रियलाइज करवाता हूँ ये कॉम्प्लेक्स केस है। इसका मैं लेबोरेटरी में ना मैकेनिज्म बनाया, और सपोज दो इसका मैकेनिज्म लिया, देखो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म आया वो लिया, हो सकता है रिएक्शन दो स्टेप में हो गई और ये मैकेनिज्म आ गया। बताओ दो स्टेप देख के क्या पता लगा? भाई मल्टी स्टेप रिएक्शन तो है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स। और ठीक बात है, कॉम्प्लेक्स है, आप देखते कहते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, दुनिया भर के एग्जाम्पल आएंगे वहां पर, तो नो डाउट ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। ये बात पूरी हो गई। ठीक है, अब देखो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब क्या होता है यहाँ पे ना, जब रिएक्शन प्ले करती है ना, कभी कभी क्या होता है, कोई स्टेप स्लो होता है, कोई स्टेप बहुत फास्ट हो रहा हो, जैसे मान लेते हैं ये स्लो है और ये फास्ट है। तो एक बच्चे ने बोला भी था, मैंने थोड़ा पहले पूछा भी था आपसे, अगर ऐसी रिएक्शन हुई तो रेट किस स्टेप पे डिपेंड करेगा? हाँ, ये बात मैंने आपको क्लास में रियलाइज करवाई। हम लोग बोलते हैं स्लोवेस्ट स्टेप इज, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहते हैं, RDS कहते हैं, बहुत सारे वर्ड बोल देते हैं इसके लिए। ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए, और आपको ना टिप्स से भी होना चाहिए। आपको शायद मैंने पहले भी बोला कि सबसे स्लो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सबको स्लो कर रहा होता है। तो हम स्लोवेस्ट स्टेप को सबसे मेन मानते हैं। जैसे एक दिन मैंने कहा था, अगर मान लो कहीं पे बहुत जाम वाला लग जाए, है ना, कहीं बहुत जाम लगा हुआ है, अब जाम में दुनिया भर के लोग फंसे हुए हैं, बाइक वाला भी है, स्कूटर वाला भी है, साइकिल भी है, ट्रक वाला भी है, कार वाला भी है, ठेले वाला भी है। तो पता पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं, ठेले वाले, इसको निकालो, क्योंकि ये धीरे हो रहा है, सब इसकी वजह से धीरे हो रहे हैं। वो कहते हैं एक बार इसको हमने रास्ता दे दिया ना, बाइक स्कूटर वाले तो एकदम निकल जाएंगे, बाइक स्कूटर जरा जगह निकल मिल जाएगी, कार वालों को भी दिक्कत आती है। तो पहले बड़ी चीज को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्लो चल रहा होता है, और उसके स्लो के चक्कर में सारे स्लो हो जाते हैं। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट कंट्रोलिंग स्टेप, आपको हमेशा याद रहे। मान लेते हैं ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं भाई, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एग्जाम दे रहे हैं आप, आपकी ना केमिस्ट्री बहुत पुअर है, आपको केमिस्ट्री आती ही नहीं, मान लेते हैं शुरू से इंटरेस्ट ही नहीं बना आज तक, तो आपका सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? केमिस्ट्री पे ही करेगा। पेपर केमिस्ट्री का बहुत टफ आ गया, तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, क्योंकि केमिस्ट्री आपको वैसे ही नहीं आती थी, पेपर टफ आ गया। चाहे फिजिक्स बायो में फुल भी नहीं आना, आप सोच कर देखना, चाहे फिजिक्स बायो में फुल फुल मार्क्स है आपके, बट केमिस्ट्री में बहुत कम थे, और इतने कम थे कि आप मेरिट से बाहर चले गए। अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ? केमिस्ट्री। पेपर केमिस्ट्री का ऐसा आ गया कि आपने बहुत सारा कर दिया, तो आप बोलोगे अब मेरा सिलेक्शन कितना, क्योंकि फिजिक्स मैथ तो आपकी बहुत बढ़िया है। तो कभी कभी ये चीज मैटर करती है, जो सबसे स्लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको महसूस करके देखना। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करो फटाफट। हाँ एक बार मैं भी बता दूं, एक सेकंड हो जाना प्लीज, मैं रुक जाना, रुक जाना। जब हमने बोला ये स्लो स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है भी डिसाइड हुआ, तो रेट इन दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, वो करेगा नहीं करेगा। और ये कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, क्या बन जाएंगे? देखिए हमें लगता है, तो आ रहा है समझ, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, इस बात को नोट कर लो।
पूछे सब आ रहे हैं, ठीक है, आप पूछ लो ऑफिस से लेके आ रहे हैं, कभी कभी थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए क्लियर सोफा, ठीक है, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्लियर, कोई इशू नहीं आता। देखो अब एक टर्निंग पॉइंट का ध्यान देना सब बच्चे, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन था न्यूक्लियस में। देखो अगर क्या हुआ, ध्यान दे दो, मैटर चांस से उल्टा हो गया। इसने ये बोला जो ये वाला स्टेप है ना, वो स्लो स्टेप है और ये स्टेप फास्ट है। ये सब अटेंशन पे करना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। नीचे वाला स्लो है, ऊपर वाला फास्ट है। और ये बोल दिया इसका रेट लो बना के दिखाओ, मतलब मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी। देखो सब देखो अटेंशन पे करना इसमें। देखो जब ये स्टेप स्लो की बात हो गई ना, रेट डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। देखो नीचे वाला स्टेप स्लो है, फ्रैक्शन की बात है, यहाँ पे बी भी आएगा और सी भी आएगा। की बात है, दोनों आएंगे, 100% आएंगे। इसको हटाने के बाद हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगा दी। चलिए यहाँ तो कोई इशू नहीं। अब देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी है, सुनो कैसे। देखो ऐसा अटेंशन पे करना है। आपने यहाँ बी भी ले लिया और सी भी ले लिया। आप मुझे पहले देख के बताओ इस रिएक्शन में सी कौन है, कौन है सी। यहाँ पे ए और बी कौन है, रिएक्टेंट्स, और डी कौन है, प्रोडक्ट। सी तो हमने कहीं लिया ही नहीं था। सी तो अपने आप यहाँ बना और यहाँ से गायब भी हो गया। पता सी कौन है, इंटरमीडिएट। सी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब सुन लीजिए, कभी भी यहाँ पे ना इंटरमीडिएट अलाउड नहीं है। इसको रेट लॉ कहते हैं, रेट लॉ। यहाँ पे कभी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, और यहाँ आ गया इंटरमीडिएट, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब देखो मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसका रिमूवल जरूरी है। सब सुन लेना, मेरे को ये सी यहाँ से पक्का हटाना पड़ेगा, इसका रिमूवल जरूरी है। ये यहाँ पे अलाउड नहीं है किसी भी कॉस्ट पे। तुम्हारा देखो आराम से मैं क्या बता रहा हूँ। अब इससे पहले वाला टॉपिक आपने किया है, क्वेश्चन किया, बड़ा आराम से हो गया। रेट डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, आपने रेट लो बनाया, कुछ भी आंसर निकाल दिया। ये रेट लो अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी रेट, इसको रेट लॉ कहते हैं, कभी भी रेट लो में इंटरमीडिएट नहीं आता। अब मुझे ये सी हटाना पड़ेगा। अब मैं कैसे हटाऊंगा, मुझे पहली वाली रिएक्शन जो ना, पहला स्टेप, इसमें ना इक्विलिब्रियम एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें इक्विलिब्रियम मान लेंगे, साम्यावस्था मान लेंगे, और साम्यावस्था मानने के बाद यहां से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे सी की। देखो मैं सी की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ। सी की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो मैं इसको हटा रहा हूँ सी को यहाँ से। देखो सी को हटा के मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, दोनों आगे, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और कांस्टेंट टू कांस्टेंट क्या होता है, एक नया कांस्टेंट, इसे आप के डैश कह देना मर्जी है। ये बन जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर। ये अलाउड है। अब ये अलाउड है क्योंकि ए और बी कौन है, रिएक्टेंट्स। ए और बी कौन है, रिएक्टेंट्स, ये अलाउड है। अब समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, ये कह रहा हूं मैं आपसे। अगर किसी केस में आ गया तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ रिएक्टेंट्स ही आने चाहिए।
बोलो। देखो महसूस करके देखो ना, इंटरमीडिएट थोड़ा रेट लो के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। रेट लो में तो रिएक्टेंट आते हैं। बोला एग्री। रिएक्टेंट्स कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आते, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है, बहुत अच्छा है ये। देखो जाके देखो 2025 में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, फिर मिलने के चांसेस है। वो ये ना बुक्स में जाके देखो चक्कर मारनी पड़ी, कोलिजन करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से आप सुपरफिशियल स्टडी करके नहीं कंपटीशन क्रैक कर सकते, बहुत मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए रियली यार। नो चलो प्लीज, ये आसान काम नहीं है कुछ भी। भी सेटिस्फाइड। हेलो। कौन सी मीटिंग है? एकदम काम रखा रिटर्न रिव्यू एक बार, एक बार आप चीज इसमें से लॉन्च करा आप लोग दे दीजिए अमाउंट दीजिए। अब इनके तो मैं हाँ हाँ व्हाट्सएप पे कहाँ होंगे क्लियर। ये अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। दैट विल बी फाइन। ओके, दैट्स सफिशिएंट। नेक्स्ट आर्टिकल नाउ इज कॉल्ड, या कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट आर्टिकल है कोलिजन थ्योरी। अभी ये वर्ड मैंने यूज भी किया था, कोलिजन थ्योरी। एक रिएक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मोलिक्यूल्स का आपस में क्या होना चाहिए, कोलिजन। बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं हो सकती, वेल नोन है ना, तो पता ही है। तो आपको सिखाते हैं कोलिजन थ्योरी क्या होती है। कोलिजन थ्योरी, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए देखो, किसी भी रिएक्शन होने के लिए मोलिक्यूल्स का आपस में क्या जरूरी है, कोलिजन होना।
कोलिजन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बिना कोलिजन के रिजल्ट ही नहीं आए। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, जैसे भी मैंने आपसे कहा था कि ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं, तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर, कोलिजन करके सी बना रहे हैं। बड़ी कॉमन सी बात है, एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, दोनों का आपस में कोलिजन हुआ और सी बन गया। तो ध्यान देना, देखिए ठीक है, कोलिजन से सी बनेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने क्या कहा, आपको नीट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं होता तब भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो सही मायने में मेहनत भी थी नहीं थी मैटर करता है ना। तो कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक कोलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव, हिंदी में कहते हैं प्रभावकारी, और एक होता है इनफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव, ये प्रभावकारी नहीं होते। ओके, जैसे 25 लाख लोग अगर नीट के अंदर अपियर होते हैं ना इंडिया के अंदर, फैक्ट बताऊं, 5 लाख ही सीरियस होते हैं, 20 लाख में तो ऐसी फॉर्म भर रही है, 20 लाख तो सुन सुन के तैयारी कर रहे हैं, सीरियस लोग 5 लाख की, उनमें से फाइट होती है, ये फैक्ट है, ऐसे ही होता है। कोलिजन दो तरह के, इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव, आपने ए के जितने मॉलिक्यूल लिए, सारे के सारे बी के साथ इफेक्टिव कोलिजन करें जरूरी नहीं। इफेक्टिव कोलिजन की दो कंडीशन है, इफेक्टिव कोलिजन की दो कंडीशन है, एक को बोलते हैं एनर्जी बैरियर और एक को बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। देखो अब ये दो कंडीशन समझनी पड़ेगी, ये एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, ठीक है। एक बार आप भी नोट कर लीजिए, इस तरह से मैंने लिखा था ना, ये इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन है, इफेक्टिव कोलिजन, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। जब तक ये दो बैरियर फुलफिल नहीं होंगे ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक को एनर्जी बैरियर बोलते हैं, एक को ओरिएंटेशन बैरियर बोलते हैं। एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर आपको सिखाते हैं, एनर्जी बैरियर क्या होता है, ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है। इसके बाद फिर हेडिंग नोट करना आप, एनर्जी बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने। अब फिर हेडिंग नोट करिए आप, एनर्जी बैरियर। अब देखिए आपको सिखाते हैं एनर्जी बैरियर किसे कहा जाता है, व्हाट्स एनर्जी बैरियर, ठीक है, समझे इसको। चलिए, एनर्जी बैरियर, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से वही एग्जांपल, ए और बी आपस में कोलिजन करके सी बना, देखो सुनो, अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करना चाहते हैं, देखो कोलिजन तब इफेक्टिव होगा, जैसे जैसे तो मैं हार्डली गलत हो रहा हूँ आगे, देखिए पता है एनर्जी बैरियर की कंडीशन क्या है, कि मॉलिक्यूल्स के पास ना, मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्याप्त ऊर्जा। इसको समझने की कोशिश करो, हम घर पे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए पहले हमारे पास क्या हो, एनर्जी। हम थके हुए हैं, बहुत बहुत थके हुए हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा क्या हुआ, पहले हम फिट हो, हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी हो, पर्याप्त ऊर्जा, सोचो पर्याप्त वेल नोन वर्ड है, सफिशिएंट एनर्जी। अगर पर्याप्त एनर्जी नहीं है तो कोलिजन इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, जैसे क्लियर यू, ठीक है ना, ये नहीं थोड़ी थोड़ी एनर्जी से और भी टक्कर, मान लेते हैं अभी मैंने बात की, अब से एक बाइक और कार वाले की टक्कर होगी, अब मान लेते हैं बाइक वाला बहुत स्लो आ रहा है, कार वाला बहुत स्लो आ रहा है, टक्कर हो भी गई तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत अगर हो गया तो चलेगा। हाँ, अगर दोनों बहुत स्पीड से आ रहे हैं, दोनों के पास अच्छी खासी एनर्जी थी, तो यहाँ परेशानी आ गई, तो सेम स्टोरीज है, सफिशिएंट एनर्जी, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात और समझा दूं, एनर्जी बैरियर ये बोलता है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए molecules must possess, the molecules must have a minimum amount of energy called, अब इसका स्पेशल नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड ना इंग्लिश वर्ड होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कट ऑफ, उससे कम नहीं रहना चाहिए, अगर उससे कम रहेगा तो फिर कंसिडरेशन नहीं, जैसे आपने देखा नीट एग्जाम होता है, आपका 720 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, मान लेते हैं 600 मार्क्स कट ऑफ है,
वो नीट वाले कह रहे थे किसी बच्चे के 599 के रहेंगे ना तो हम उसको क्यों कर देंगे, हम उसको रैंक नहीं देंगे, वो हमारे एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। सच बात है, ये एक नंबर भी कंसिडर नहीं हुआ। 599, हाँ जिसके 600 नंबर आ गए उसने थ्रेशोल्ड को अचीव कर लिया। अब 600 आ जाए, 600 से ऊपर जितने मर्जी आ जाए, अब तो उसको पक्का रैंक देंगे ही नहीं। तो ये थ्रेशोल्ड मार्क्स है, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, कट ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स है, कम से कम कह दो आप। तो वो जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड। आप इसकी हिंदी में नहीं बता सकते, आराम से समझ लो आप। अगर इफेक्टिव कोलिजन करना है, प्रभावी कोलिजन करने के लिए उनको इसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई बात समझ? नोट कर लो उसको फटाफट। तुमको मैंने पहले बोला था कि ज्यादा डिपेंड हो गए ना, बहुत थोड़ी ना करके प्रॉब्लम सोल्व आप अपने वो हिंदी मीडियम वाला कल्चर उठा लो, कोई बात नहीं। ठीक है, शुरू करो। तो फिजिकल है, इंटरेस्ट बनता है। अब ऑर्गेनिक करने बैठे तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो खाली एक्शन लिखते रह जाओगे यार। तो पढ़ने का तरीका बदल गया, आपको बहुत बार बार कहते हैं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा एक अलग स्टोरी है, कम से कम कुछ सीख के जाए, यहाँ से बन के जाए कुछ। अगर फ्यूचर में कुछ और भी करना पड़ गया तो उसको अच्छे से करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे। वो अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल से बाहर निकलो आप। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेटिस्फाइड? कुछ कंफ्यूजन हो बोलो। अगला हेडिंग है ओरिएंटेशन बैरियर। इसे कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। नेक्स्ट आर्टिकल है ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। नोट कीजिएगा, ओरिएंटेशन बैरियर। देखो, इन एडिशन टू एनर्जी, इन एडिशन टू एनर्जी molecules must have, in addition to energy, molecules must have a proper orientation. In addition to energy, molecules must have a proper orientation. Molecules must have a proper orientation. देखो मीनिंग समझना, क्या होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखो एक ने, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करके जेड बना रहे हैं। देखो यार सुनना, ये X2 का मॉलिक्यूल है, दो X के एटम से मिलकर बना हुआ। ये Y2 का मॉलिक्यूल है, दो Y के एटम से मिलकर बना हुआ। यार ध्यान दो सब लोग। तो देखो देखो, खुद सोच के बताना, आप खुद दिमाग लगा के बताना क्या बेटर रहेगा। आप ध्यान ध्यान देना। देखो इनका आपस में कोलिजन हुआ, इनकी टक्कर हो गई आपस में। एक तरीका ये था, ये X2 ऐसे घूम जाता, घूम के अपने आप को ऐसे बना लेता, और वो Y2 है वो भी घूम जाता और वो भी ऐसे बना लेता, और दोनों आपस में कोलिजन करते। देखो ध्यान से देखो, X2 Y2 की टक्कर यहाँ पे भी हो रही है, एक टक्कर इस तरह से हो रही है। दिमाग लगा के बताओ क्या बेटर था इन दोनों में से, ज्यादा अच्छी टक्कर कहाँ हो रही थी? ये वाली। क्यों? दोनों एक्स का इन्वॉल्वमेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट, दोनों काम कर रहे थे, वाई भी अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसे डेड बैठे थे। कभी कभी होता है ना क्लास में बच्चे करेंगे पार्टिसिपेट, तभी तो रिजल्ट आएगा। आपका भी तो ओरिएंटेशन होना चाहिए ना, आपका भी तो यहाँ पे माइंड हो। पता लगा देखो ये कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, इसका कोई मन है ना इसका कोई मन है, अब ये अकेले और एक्स वाई क्या कर लेंगे?
इसे कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन, देखो आप, इसे कहते हैं फ्रूटफुल ओरिएंटेशन। बोलो सब अच्छे एग्री हो गए? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी होता है, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये नेसेसरी है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इससे पहले हमने कोलिजन थ्योरी फिनिश की थी, और टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण अवस्था, इसका नाम होता है संक्रमण अवस्था, वैसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है काइनेटिक्स में, सपोज करो ए और बी दो रिएक्टेंट मिलकर कंपाउंड सी बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर कंपाउंड सी बना रहे हैं। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, अब बात मत करिए। कंपाउंड सी के बनने से पहले ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए और बी कोलिजन करके क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। देखो सुनिएगा ध्यान से, कोलिजन थ्योरी बोलती है ए और बी ने कोलिजन किया, कोलिजन इफेक्टिव था और सी बन गया। बट ये थ्योरी कहती है इनके कोलिजन से क्या बनी, ट्रांजिशन स्टेट। ये थ्योरी कहती है पहले यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसके बाद ही कंपाउंड सी बनेगा। देखो सब रियलाइज करना, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फिर कंपाउंड सी बनेगा। अब देखो मैं पूरा फील कराता हूँ ट्रांजिशन स्टेट क्या चीज है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। आप सब नीट एस्पिरेंट है, आप रोज अपना होमवर्क करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सारी ब्रांचेस आपको आ गई, फिजिकल आपको आ गई, ऑर्गेनिक आपको आ गई, इनऑर्गेनिक आपकी आ गई, आपके आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो। अब जब आपका फेब्रुवरी मार्च इस तरह का टाइम शुरू होगा ना, आपने सारा रिवीजन भी कर लिया, आपने टेस्ट ज्वाइन कर रखे हैं। अब टेस्ट में से 720 में से आपके ऑलमोस्ट कभी 680 आ रहे हैं, कभी 660 आ रहे हैं। देखो ये ना अच्छे इंडिकेशंस होते हैं, एक बच्चे का इतने मार्क्स आए ना तो ये अच्छा इंडिकेशन होता है। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं उसकी ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। देखो आप सोचो, 720 में से किसी के 700 आ गए, किसी के 660 आ गए, कभी 680 आ गए, कभी टेस्ट टफ था तो 650 भी रह गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ही चल रही है, ये अच्छा इंडिकेशन है। देखो ये है सिलेक्शन का इंडिकेशन। इसका मतलब उसकी क्या बनती जा रही है, ट्रांजिशन स्टेट बनती जा रही है। ट्रांजिशन स्टेट, अभी मैं इसको और एग्जांपल से रियलाइज करा दूंगा, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अब किसी का मैटर चांस टेस्ट में 720 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 200 आ रहे हैं, तो ये कहाँ सिलेक्शन के इंडिकेशन हुआ, ये तो कहीं भी नहीं है, तो झूठ है। दे दे वो एग्जाम को मना थोड़ी ना कर रहे, एग्जाम में इतने लोग अपियर हो रहे हैं, तो ये कहीं से ट्रांजिशन स्टेट बनने का इंडिकेशन नहीं है। ये तो बहुत बुरे हालात को शो कर रहा है, इतने नंबर तो किसी के नहीं आते, तुक्के मार के जाते हैं। तो कहने का मतलब पता क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब पता क्या, देखो मैं आपको अब पॉइंट पे लेके आता हूँ। देखो अब रियलाइज करना सब, ट्रांजिशन एक इंग्लिश वर्ड होता है। आपको पता है ट्रांजिशन का मतलब क्या है इंग्लिश में, चेंज। चेंज जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तन, परिवर्तन आने वाला है, अब आएगा चेंज, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इतने इतने मार्क्स को बच्चा स्कोर कर रहा है। देखो अच्छा इंडिकेशन। मान लो उसने आकाश के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, सुपोज टू बी है, जब आकाश वाले को पता लगेगा ना बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको फ्री कोचिंग दे देंगे। वो बोलेंगे इतना अच्छा बच्चा है, 720 में 720 भी लेकर आया, उसको ना मतलब एक तरह से बोलेंगे बस हमारे सेंटर में ही कर लो सब। तो क्या डिफरेंट थिंग है, तो मुझे क्या बोलना था, मेन चीज है देखो, ट्रांजिशन का मतलब चेंज। चेंज आता तभी जब एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। अब अगर ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बन रही तो चेंज कहां से आएगा, चेंज कभी आ ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा ना इसको फील करना होता है, और ये ना एक, तो मैं इसको एक एग्जांपल से और रियलाइज करवाता हूँ। देखो एक एग्जांपल और देता तब रियलाइज होगा। देखो जैसे आपकी क्लास है यहाँ पर, और आपके मन में ना ऐसा हो रहा है यार, आज जाओ ना जाओ छुट्टी मार लेता हूँ, आज रेस्ट करते हैं। फिर एक बार अब मन में आ रहा है चल चले जाते हैं यार, क्लास भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, चले जाना चाहिए। एक माइंड में बात आ रही है कि मत जाओ, एक कह रहा है कि आज जाओ। बार में ना मतलब एक कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसे करते करते एक मोमेंट पे आपने डिसीजन लिया, चल चलते ही है। एक पॉइंट पे आपने डिसीजन लिया, चल चलते ही है। उसके बाद आप चल पड़े घर से। वो जो डिसीजन लेने वाला पॉइंट था वो क्या थी आपकी, ट्रांजिशन स्टेट। तब तक वो क्रिएट नहीं हुआ ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हो सकता है आप ऑफ भी कर लें, छुट्टी कर लें, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया आज मैं नहीं जाऊंगा। वो जो पॉइंट है जहां आपने डिसीजन लिया, वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट।
जब तक वो क्रिएट नहीं होगा ना, कोई पिक्चर सामने आएगी नहीं। तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ये थ्योरी इस बात पर ट्रस्ट करती है। और पता है ट्रांजिशन स्टेट की सबसे खास बात क्या होती है? ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए होता है। पता है ट्रांजिशन स्टेट की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? किसी को पता है? वैसे तो ये इमेजिनरी स्टेट है। क्या कहते हैं इसको? इमेजिनरी स्टेट। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। पता है इसकी खास बात क्या है? ये मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट है। कैसी है? मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे अधिक ऊर्जा होती है इसके अंदर। अच्छा बताओ, मोस्ट एनर्जेटिक होने से क्या हुआ? अनस्टेबल होगी। इसके बाद एकदम चेंज आएगा, इसके बाद एकदम कंपाउंड बनेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉइंट यार। ये थोड़ी इस बात में ट्रस्ट सकती है। सोच के देखो अभी, जैसे आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि एक बाइक और एक कार वाले की टक्कर हो जाती है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास में दिया। बाइक बड़ी स्पीड से आ रही है, कार बड़ी स्पीड से आ रही है, आपस में टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। आप महसूस करना, देखो मान लो ये कार यहाँ पे है, बाइक यहाँ बीच में भी गैप है। लेकिन जब दोनों आपस में टकराएंगे ना यहाँ पे, सोच के देखो टक्कर कितने टाइम के लिए होती है? एक मोमेंट के लिए तो होती है। वो जो मोमेंट होता है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला मोमेंट। जैसे ही वो टक्कर हुई, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे बहुत कम टाइम होगा, उसके बाद दोनों का बहुत लॉस। कार वाले का भी बहुत नुकसान हुआ, बाइक वाले को बहुत इंजरीज हो गई, वट। लेकिन वहां ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो वो जो एक मोमेंटली पॉइंट होता है ना, मोमेंटली पॉइंट, बिल्कुल एक पल जिसे कहते हैं, वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। और ये बनना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना बिना कंपाउंड सी बनेगा। अब देखो मैं इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, जरा आप रियलाइज करना प्लीज। देखो देखो, ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से आपको ट्रांजिशन स्टेट की फील आएगी। ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो प्रोग्रेस हो रही है ना, इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखो अब जरा ध्यान देना प्लीज। ऐसी मान लो पहले ए और बी यहां थे, ये सिचुएशन थी ए और बी की। कुछ एनर्जी थी उनके पास। अब क्या हुआ? दोनों ए और बी पास आते चले गए। जैसे मान लो ये ए मोलिक्यूल या बी मोलिक्यूल दोनों पास आते जा रहे हैं। पता पास आने से क्या बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो बढ़ती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। जो हमारी ये रिएक्शन है, इसका ये पॉइंट है, यहां बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो पता क्या हुआ? ये बढ़ते गए बढ़ते गए, जैसे ही बढ़ते बढ़ते इन्होंने ये पॉइंट अचीव कर लिया। अगर ये पॉइंट अचीव हो गया तो क्या बन गई? जैसी वो बनी, एकदम से नीचे आके गिरेंगे, एकदम से कंपाउंड सी बन जाएगा। देखो आप। लेकिन यहां तो पहुंचना जरूरी था ना। अगर ये पॉइंट अचीव ना होता, मान लो ये ए और बी यहां तक पहुंच पाते, यहां तक पहुंच पाते, कहीं नीचे रह जाते, तो रिएक्शन होती ना। ये बनना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं फिर से। 720 मार्क्स का हमारा नीट एग्जाम, सपोज करो 620 कट ऑफ है। तो कट ऑफ पे क्या बन जाएगी आपकी? ट्रांजिशन स्टेट, आपका सिलेक्शन हो गया। अगर किसी बच्चे ने 620 अचीव कर लिया तो पक्का सिलेक्शन। 620 से ऊपर तो है ही सिलेक्शन, 620 में समझो उसका सिलेक्शन है, बात है नहीं। लेकिन 620 से नीचे नो कंसिडरेशन। तो 620 पे क्या बनती है हमारी? ट्रांजिशन स्टेट। ये जो कट ऑफ वाली सिचुएशन है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट है। जब तक वो नहीं बनेगी रिजल्ट बनेगा नहीं। बोलो सब एग्री हो गए? देखो ग्राफ में जो ये जितने भी ऐसे ग्राफ बनते हैं ना, इनको हम्प कहते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, ये हम्प होते हैं। जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक पॉइंट, यहां बनी होती है ट्रांजिशन स्टेट। यहां बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक ये नहीं बनेगा कंपाउंड सी नहीं बन सकता। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल। अभी मैं इस ग्राफ में ना और बहुत सारी बातें बताऊंगा, किसी को कॉपी करना कर ले फटाफट। टू द पॉइंट लिखे, नेसेसरी बातें लिखनी नहीं है। इमेजिनरी स्टेट, मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट, जिसका बनना बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। इधर पोटेंशियल एनर्जी है, हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन किसी को? एग्री? इसको महसूस करके देखो, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दे चुका हूं। जो 620 हमारा कट ऑफ है ना, वो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। अगर कोई बच्चा उसको अचीव करेगा तो समझो उसकी लाइफ में चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। फिर तो वो सहारनपुर छोड़ेगा ही, जाके कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेगा। अगर 620 से कम रहेगा तो नेचुरली देखो फिर वो फेल काउंट होगा, उसको फिर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया की जो वृद्धि हो रही है, हमारी अभिक्रिया चलती जा रही है। तो जो प्रोग्रेस है ना, वो प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ है। ये प्रोग्रेस ए और बी ने मिलकर पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, स्टेप्स हुए ना, ये प्रोग्रेस में आता है। चलिए बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया उम्मीद है? अभी समझाते हैं, अभी आ रहे हैं इसे टॉपिक में आ रहे हैं, अभी ये इस ग्राफ में बताएंगे। ओके, रब कर दें। देखो अब एक बात और समझना, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है देखो आपके लिए। देखो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं जो जिसको बताना अपनी अच्छे से क्लियर करना। एक एक ग्राफ है मेट्रो चार्ज, किसी रिएक्शन का ग्राफ है। चलो बताए, गर्ल्स में से कोई यहाँ पे कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी? उनको बोलने देना, शुरू वाले बच्चों को। कितनी बन रही है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट? जल्दी। 4। देखो 1 2 3 4, वेरी गुड। ये जितनी पीक्स है ना, उतनी ट्रांजिशन स्टेट है। बिल्कुल सही बोला, बोलो क्लियर है सबको? ठीक है ना? ऐसे एक बात और है, जितनी ट्रांजिशन स्टेट है, देखो नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये इस बात को शो कर रहा है कि रिएक्शन 4 स्टेप में पूरी हुई है। 4 स्टेप में, क्योंकि 4 बनी ट्रांजिशन स्टेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपके सामने ऐसे ग्राफ बना दे, फिर ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं लाइक दिस से, बताओ रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी हुई? 2 स्टेप। क्यों? क्योंकि 2 बनी ट्रांजिशन स्टेट। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। जितनी पीक्स होंगी उतनी ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, उतने स्टेप्स होंगे। ये फंडा आना चाहिए। अभी मत कॉपी करना प्लीज जरा। देखो एक बार आपको और सिखाते हैं इसी ग्राफ से रिलेटेड, ये बहुत काम की बात है। अभी एक बच्चे ने पॉइंट क्रिएट भी किया, समझाते भी आपको डिटेल में। जैसे मैटर ऑफ चांस, मैंने ये ग्राफ बनाया अभी आपके सामने। अच्छा बताना, बॉयज को बॉय बोले रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है? एक स्टेप में, वेरी गुड, क्योंकि एक ही बनी ट्रांजिशन से। ठीक है, अगला ध्यान देना, वेल डन। देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मोलिक्यूल पहले यहाँ बैठे थे, है ना, सबको पता है ये मोलिक्यूल यहाँ बैठे हुए थे, और ये क्या हुआ, कोलिजन करते करते यहाँ चले गए, देखो यहाँ पहुंच गए। ठीक है, सबको पता ही है। देखो आपने एक चीज महसूस करी है, मोलिक्यूल्स के लिए यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहुंच के क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो ये जो एनर्जी गैप, ऊर्जा का जो अंतर है, इस गैप का एक्सप्रेशन आने से कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड भी इंग्लिश वर्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब वही होता है कट ऑफ, कट ऑफ। थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये ऊर्जा मोलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, कंपाउंड सी नहीं बनेगा। लेकिन होता पता है क्या, देखो जरा ध्यान देना सब लोग। ट्रांजिशन स्टेट बनना जरूरी है, लेकिन मोलिक्यूल्स के पास ये वाली एनर्जी तो पहले से ही थी, उनको सिर्फ ये क्रिएट करनी है। आप समझ रहे हो? एक मिनट, आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आ रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास चल रही है, वेल नॉन। मेरा एम क्या है? मेरा एम है आपको यहां से यहां पहुंचा दूं। अगर मैं आपको यहां पहुंचाने में अगर सक्सेस हो गया तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। हमारा एम है आपको यहां तक पहुंचा दे। पीछे बात ना करें बिल्कुल स्टूडेंट। देखो यहाँ पहुंचना जरूरी है, इसके बिना ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। लेकिन ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी है, सिर्फ उनको ये वाला गैप चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो आपको आती है ना, आप कुछ भी 11 12 कहीं से भी करके आए, हमें मान के चलेंगे कुछ तो केमिस्ट्री आपको आती है। हमारा एम है सिर्फ आपको ये एडिशनल केमिस्ट्री सिखाना। अगर ये आपने सीख ली, ये आपको आती थी, दोनों मिलकर यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस गैप का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट। जितनी ये ज्यादा होगी ना, जितनी ये ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। आपने एक चीज महसूस करी है? एक सेकंड देखो, नोट मत करना अभी। लोग कोटा में, आप मैटर उच्चार साहब में से कोटा चलाएगा बच्चा, पता कोटा वाले आपसे बोलेंगे पहले कभी नीट एग्जाम दिया? आपने बोला यस दिया। कितने मार्क्स आए थे आपके? आपने बोला 720 में से मेरे 610 आए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद कोटा में एक कल्चर है, सुना मैंने, कोटा वाले फ्री में पढ़ा देते हैं। कह रहे इतना अच्छा स्टूडेंट है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी है इसके साथ, इसके 30 40 नंबर और हो जाए, इसका सिलेक्शन हो जाएगा।
वो इस बच्चे को फ्री पढ़ा देंगे, फ्री कोचिंग, बोलेंगे नो प्रॉब्लम। उनको लगेगा ना बच्चे में गट्स है, बच्चा मेहनती है, बच्चा कुछ करके आया हुआ है। आपको बोले कितने मार्क्स से, आपने क्या दिया, मेरे तो 100 मार्क्स है, बोलेंगे नो प्रॉब्लम, उसको फ्री में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, उसको पता है इसे कुछ भी नहीं आता, इतना बड़ा गैप है, इतनी मेहनत करने की जरूरत है, शायद ये कर ना पाए, लेकिन इसको देख के भाई एकदम से वो इंप्रेस हो जाए। किसी के 640 आ गए, मैटर चांस एक नंबर से रह गया, इसको भी फ्री कोचिंग मिलेगी पक्का, बिल्कुल। देखो पता क्यों, उनको ये लग रहा है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, थोड़ा सा तो एक्टिवेट करना है इसको, इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, शायद वो मैनेज भी ना हो पाए। आपने देखा सिलेक्शन में 11 12 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आपने महसूस किया है? आपको कभी कभी क्लास में प्रॉब्लम आती है, बहुत बार आती है, मुझे पता है, क्योंकि आपकी 11 12 की फाउंडेशन में कर, आपकी सारी वीकनेसेस यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने वहां 2 साल बर्बाद किए, उसका रिजल्ट आज तक भुग रहे थे। अगर उस टाइम मेहनत की होती तो आज बहुत आसान होता। यार चलो ये बातें अलग हो गई, सबसे मेन चीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स वेरी क्रूशियल। रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने में ना सारा रोल इसी एनर्जी का होता है, ध्यान रखना। आपने कभी देखा कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जो रिएक्शन स्लो होती है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये फैक्ट है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, हम बोलते हैं ना कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, जानते हैं कैटलिस्ट का रोल क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट अफेक्ट्स, प्रभावित करता है किस चीज को, एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज वेरी क्रूशियल, वो इसको अफेक्ट कर देता है। अगर कैटलिस्ट इसको डाउन कर दे, रेट बढ़ जाएगा, कैटलिस्ट बढ़ा दे, रेट घट जाएगा। ये तो सारा गैप देखो, ये एनर्जी करती है, इस एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। इस पूरी एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बात देखो और बताओ इस ग्राफ से रिलेटेड, इस टाइम प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने का मतलब एनर्जी का लॉस हो गया, हानि हो गई। रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, वो ऊर्जा निकाल के बैठी है। अगर मेट्रो चांस, चलो खैर अभी थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है, अभी मैं एक ग्राफ और बना दूंगा, तो मैं आपको एक ग्राफ यहां बना के दिखा देता हूं, यहां बना देते हैं। ये वर्ड रेट है, ध्यान रखना है इस बात का, इसको अच्छे से लिखिएगा। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता ना, लाइक दिस है, अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, रिएक्शन कैसी होती? एंडोथर्मिक। ये सब ग्राफ है ना, कमांड होनी चाहिए। अभी देखो नीट में हर साल प्रॉब्लम है, नीट का जो रिकॉर्ड है एवरी ईयर प्रॉब्लम है यहाँ से, ये ग्राफ बेस्ड। अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है ना, आपको मैथ्स ना कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट लगाने हैं। देखो ये एक नई बात मैंने आपको शेयर कर दी, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत काम आएगी आपको, नोट करिए इसको फटाफट, को डाउट बताइए। सारा गेम एक्टिवेशन एनर्जी करती है। वो आपको बहुत सारे फंडामेंटल पहले से आते हैं, थोड़े सा मैं ऐड ही तो करने हैं, इतना काम हम भी कर देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपकी हालत बहुत खराब है, कुछ भी नहीं आ रहा होता तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, इतना टाइम भी नहीं होगा। आप कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ तो पूछा जाता है आप अपनी क्या, आपने मार्क्स दिखाओ, क्यों पूछते हैं? 12th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज भी बता देती है कि बच्चे ने क्या करा है, बच्चे ने कहां तक लेबर करी। तो कहते हैं 98% मार्क्स आए, जिसका मतलब सो लेबोरियस स्टूडेंट। अभी कहता है कि मेरे 65%, तो समझ जाते हैं इसने मेहनत नहीं कर रखी, ठीक है मार्जिन वार्जिन पे हो गए, इसने कोई स्टडी नहीं करी। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। सेम इन केमिस्ट्री, एक रिएक्शन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की हालत क्या है? अब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कहां से कोई अचीव कर पाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम है, उसको आराम से एक्टिवेट करेंगे हम। ये सब चीजों पे कमांड हो, इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस है हर चीज का शुरू, जो मैंने आपको पहले बोला। अब बहुत ज्यादा थ्योरी ना करके ना क्वेश्चंस पे फोकस करो, लग जाओ क्वेश्चंस के पीछे। क्लियर हो गया? आप एप्लीकेशन करनी चाहिए, को डाउट है बताओ। और ऑर्गेनिक के अंदर ये प्रिंसिपल काम आएगा बार बार, जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आया करेगी उसका ग्राफ जरूर बना करेगा। एनर्जी डायग्राम होता है, उसका एनर्जी का डायग्राम जरूर बनाया जाएगा। जितनी पीक्स हैं उतनी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, उतने स्टेप्स हैं। ओके। और एक बार देखो आपको और शेयर कर देंगे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। हो गया वो आई थिंक कॉपी।
देखो बच्चे, एक मिनट छोटी सी बात और डिस्कस करने हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। देखो जरा सब इस कर पे फोकस करना, मैं रब नहीं करूंगा, सब अटेंशन पे करना प्लीज। बच्चों यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन आपके सामने हो रही है, वेल नोन है। अब मुझे बता सकता है कोई रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, मुझे साफ दिख रहा है, दोनों में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप भी कोई चॉइस करिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की सबसे खास बात होती है वो सबसे स्लो स्टेप होता है। अब आप पहले पता लगाओ, अगर रिएक्शन दो स्टेप में हुई, बताओ इनमें स्लो कौन हुआ होगा? पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है, और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब रेट क्या होना? कम होना है। देखो पक्की बात है, ये वाला स्टेप स्लो हुआ होगा, धीरे हुआ होगा, और जब ये धीरे हुआ होगा, नेचुरल सी बात है, यही कौन है? आरडीएस। बोलो, आया समझ आपको? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको आरडीएस बोलते हैं, हमने कोलिजन थ्योरी में सीखा हुआ है। बस पता लग गया साफ साफ, आपको भी इसको पता लगा सकता है। लो इसको भी एंड करो, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन नीट पे हर साल है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ में नहीं, वहां पे आते हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ भी नहीं करना, फंडे लगाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। फिर आज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं इसको। सिलेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आपको मैं क्लास में डेली कहता हूँ, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, आप एक्टिवेट ही नहीं होते। आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। वरना अगर कोई बच्चा बिल्कुल सीरियस हो ना, जाके बुक खरीदे और क्वेश्चन करेगा फटाफट, वो एक्टिवेट हो गया ना, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, उसको एकदम आई बात समझ गया मुझे करना है, तो डिफरेंट थिंग। तो ये अब इसको रब कर रहा है ना, फाइनल है ये।